आज बात करें तो आज के संपादकीय में अधिकतर जो चुनाव परिणाम आए उसी से भरे पड़े हुए हैं। मोदी मैजिक, कहीं राहुल, कहीं आप, तो हमारे काम के जो है वो कम हो जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एडिटोरियल एक हम डिस्कस कर सकते हैं, एक दो जो हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, तो ये है एक हम लोग पायनियर का पढ़ेंगे। पायनियर में एक आया हुआ है गंभीर चुनाव सुधार जरूरी। तो चुनाव इलेक्शन रिफॉर्म की बात जब भी होती तो तब भी हमेशा आप पर इस पर इशू आता है, तो जीएस पेपर सेकंड से आप इसको जोड़ सकते हैं। वैसे भी आप अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसी पर हम आज डिस्कस करेंगे कि गंभीर चुनाव सुधार जरूरी क्यों है। आप ही जानते हैं हमेशा से इलेक्शन कमीशन, विधि आयोग, सर्वोच्च न्यायालय भी और अन्य लोग भी गाहे बगाहे इस बात की बात करते रहते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो उसके क्या सुझाव हो सकते हैं और क्या ऐसी प्रक्रिया है, मुझे लगता है इस एडिटोरियल से आपको उसके बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं पहला क्या है इसमें। चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित करने में सर्वाधिक प्रमुख मुद्दा तो किसका है? आप जानते हैं धन और बल, धन शक्ति का दुरुपयोग है। वो आप हमेशा से आप पढ़ते आए हैं, धन बल की राजनीति रहती है, धन शक्ति का दुरुपयोग है। तो इस दुरुपयोग को कैसे हम लोग दूर करें? ये दुरुपयोग अनेक अन्य आयामों से जुड़ जाता है, जिसे आसानी से प्रभावित हो सकने वाले लोगों को परोक्ष रूप से प्रभावित कर मतदाताओं को ललचाने व बूथ कैप्चरिंग जैसी गतिविधियों के लिए उकसाया जा सकता है। यानी कि धन और शक्ति का दुरुपयोग, फिर आपका आगे क्या बढ़ जाएगा, वो मतदाताओं को लालच देना, बूथ कैप्चरिंग जैसी गतिविधियों के लिए उकसाया जा सकता है। अनेक मामलों में चुनाव पश्चात हिंसा ऐसी ही घटनाओं में शामिल है जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन शक्ति द्वारा प्रभावित किया जाता है। राजनीति का अपराधीकरण या उम्मीदवारों की राजनीति का अपराधीकरण और आपराधिक राजनीति दो प्रमुख होते हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण का मतलब क्या है कि उम्मीदवारों की आपराधिकता लोकतंत्र के लिए भयानक खतरा है। राजनीति का अपराधीकरण या उम्मीदवारों की आपराधिकता। तो राजनीति का अपराधीकरण किसे कहते हैं कि जो उम्मीदवार हैं उन पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज। तो उम्मीदवारों की आपराधिकता लोकतंत्र के लिए भयानक खतरा है। दबाव तथा बल प्रयोग से चुनाव परिणाम ऐसे अवांछित लोगों की विजय के रूप में सामने आ सकते हैं जो पूरी प्रक्रिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। यदि किसी व्यवस्था में ऐसी अवांछित गतिविधियां शामिल हो जाएं तो देर सवेर इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रदूषित होने से टाल नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जीत कर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरी इलेक्शन प्रोसेस, पूरी चुनाव प्रक्रिया आपकी प्रदूषित हो जाएगी। समस्या का तार्किक समाधान यही कि शुरुआत में ही विकृतियों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि ऐसा न करने पर नतीजे भयंकर रूप से विनाशकारी सिद्ध होंगे। अब बात है कि इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए। तो इसके लिए स्पष्ट भाषा में संप्रेषण जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन ऐसा करना पहले की कहने की तुलना में ज़्यादा कठिन है। अब तक प्रदूषित हो चुकी प्रक्रिया को शुद्ध करने तथा उसकी विपरीत चीज़ों को स्थान दिलाने के लिए हमें पैराडाइम परिवर्तन की ज़रूरत है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ इसमें जो भी चीज़ें हैं और इस प्रक्रिया को प्रदूषित करने में अन्य भी जुड़े होते हैं, जैसे कुछ अन्य आयाम भी जुड़े होते हैं, जैसे जाति, भाषा, धर्म, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के आधार पर खेले जाने वाले विभाजनकारी चुनावी कार्ड, मतदाताओं को ललचाने के लिए खैरात तथा रेवड़ियों का प्रस्ताव, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक्शन लेने की बात कही है निर्वाचन आयोग से, तथा अन्य चुनावी गलत व्यवहार भी इस समस्या को और बढ़ा देते हैं तथा अन्य मुद्दे भी प्रभावित करते हैं, जिससे नकारात्मक रूप से। एक सार्थक चुनाव सुधार के लिए इन सभी आयामों पर गौर करना जरूरी है। इन आयामों की गंभीरता और प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा इससे देश के समक्ष मौजूद अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ रखकर देखा जाना चाहिए। मतलब एक बात तो ये है कि हम इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानने को तैयार ही तो नहीं होते। सबसे पहली बात है कि इस समस्या को भी देश की अन्य प्रॉब्लम्स के साथ रख के देखना चाहिए कि वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अतीत पर नजर डालें तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधारों की दिशा में अनेक कदम उठाए। क्या कदम उठाए उसकी बात करते हैं। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा विधायिका को भी सुधार की दिशा में अपना योगदान करना चाहिए। चुनाव सुधारों के लिए अनेक आयोगों का समय से पर गठन किया गया। उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्टें भी दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया में सकारात्मक परिवर्तनों के लिए अपना उल्लेखनीय फैसला भारत सरकार बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 के मामले में दिया। किसमें? भारत सरकार बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 मामले में दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी परिसंपत्तियों, दायित्वों, अपराधों के लिए दंड जैसे
तथ्यों की घोषणा चुनाव के लिए नामांकन करते समय करनी चाहिए। बहुत बड़ा इशू था ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव लड़ने वाले जितने प्रत्याशी, जो भी उम्मीदवार हैं, उन्हें अपनी परिसंपत्तियाँ, जितनी उनकी चल संपत्ति है, दायित्व, अपराध के लिए अगर दंड मिला है या अन्य कोई जानकारी, तो उसकी घोषणा उन्हें चुनाव के लिए नामांकन पत्र में करनी चाहिए। न्यायालय ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2013 वाले बाद में लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2013 बाद में आदेश दिया था कि यदि किसी उम्मीदवार को अपराध के लिए सजा हो गई है, यदि किसी उम्मीदवार को अपराध के लिए सजा हो चुकी हो, तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा, उसे अयोग्य ठहराया जाएगा तथा उसकी विधायिका की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है पीटी के लिए भी, मेंस के लिए। लिली थॉमस बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई व्यक्ति आपराधिक ठहरा दिया जाता है तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और उसकी विधायिका की मेंबरशिप, सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत सरकार, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत सरकार मामले में मतदाताओं को चुनाव में अपनी नकारात्मक राय रखने का अवसर भी दिया था। इस निर्णय से चुनाव में क्या आया था? नोटा, नॉन ऑफ द एबव, नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प रखने का भी आदेश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों का चुनाव प्रक्रिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही सरकार द्वारा चुनाव सुधारों की दिशा में अनेक समितियों को भी नियुक्त किया गया, जैसे 1993 में गठित वोहरा समिति, बहुत महत्वपूर्ण है, वोहरा समिति 1993 में, तथा चुनावों की राज्य द्वारा फंडिंग के बारे में इंद्रजीत गुप्ता समिति की संस्तुतियाँ उल्लेखनीय है। आप इनका भी मेंशन करेंगे, वोहरा कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, है ना। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि चुनाव में जो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, राज्यों के द्वारा फंडिंग होनी चाहिए। और वोहरा समिति ने गठजोड़ पर जो ये नेताओं और पूंजीपति, उस पर भी रोक लगाने की बात की थी। चुनाव सुधारों में विधि आयोग ने 1999 में अपनी रिपोर्ट दी। किसने? लॉ कमीशन ने कब दी? 1999 में अपनी रिपोर्ट दी विधि आयोग ने। इसमें क्या कहा? इसके साथ ही प्रस्तावित चुनाव सुधारों के बारे में भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी 2004 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इलेक्शन कमीशन ने भी। निर्वाचन आयोग की इस रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, लेकिन इन रिपोर्टों के क्रियान्वयन के बारे में स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं रही और आज तक हम जानते हैं कि रिपोर्ट की जो भी बातें थी उनको कितना एक्सेप्ट किया गया, आप सब जानते हैं। इन रिपोर्ट के क्रियान्वयन के बारे में मुझे प्रख्यात रचनाकार एक एस.टी. कॉलरेज की रचना द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, यानी प्राचीन समुद्री यात्री दुखद स्थिति की वो पंक्ति याद आती है कि वाटर वाटर वाटर, मतलब क्या याद आता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट आ ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट आ ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी पानी तो सभी जगह चारों ओर है पर उसमें पीने योग्य एक बूंद पानी भी नहीं। बात यह है कि आप समुद्र में हो और चारों ओर पानी पानी दिख रहा है, पीने योग्य पानी एक भी नहीं होता है। ये बात लगभग इसी तरह हमारे चुनाव सुधारों पर लागू होती है कि रिपोर्ट तो लगातार आ रही है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ आप सब जानते हैं। हमारे पास चुनाव सुधारों के बारे में अनेकानेक रिपोर्टें व उनकी संस्तुतियाँ हैं, पर विडम्बना है कि राजनीतिक अनिश्चितता या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण उनके बारे में कोई खास निर्णय नहीं लिया जा सका है। वर्तमान समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार कर रहा है कि करदाताओं के पैसे से मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए खैरातों का विवरण कहाँ तक उचित है। लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पर बात कर रहा है। इस पर मीडिया तथा आम जनता व राजनीतिक विश्लेषकों में भी काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है। हालांकि चुनाव सुधार संबंधी मामलों व चुनाव में आने वाली समस्याओं की गहन चर्चा से स्पष्ट होता है कि कुछ मुद्दों पर कहीं कहीं कार्रवाई की गई है ताकि परिवर्तन हो सके, लेकिन इन प्रयासों से हम समस्याओं के मूल समाधान तक नहीं पहुंच चुके हैं। इस कारण हम अत्यंत जटिल व गंभीर समस्याओं के सटीक समाधान तलाशने में विफल रहे। इसके लिए हमें मुख्य समस्याओं पर सीधे हमला बोलना होगा। जब तक कि धन शक्ति राजनीति के अपराधीकरण, जाति धर्म भाषा परंपराओं, धन शक्ति राजनीति के अपराधीकरण तथा जाति धर्म भाषा व परंपराओं आदि विभाजक आयामों को सीधे संबोधित नहीं किया जाता है, तब तक आमूल चुनाव सुधारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा करदाताओं के पैसों से विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए खैरातों के वितरण पर रोक लगाना है। इसके बिना इच्छित चुनाव सुधार प्राप्त नहीं किया जा सकते, लेकिन ये कहने की तुलना में करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए जिस राजनीतिक सर्वानुमति की आवश्यकता है फिलहाल उसका अभाव है। चुनाव प्रक्रिया को शुद्ध करने में सर्वाधिक जटिल लक्ष्य को केंद्रित करते हुए इन कुछ मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि नतीजे तक पहुँचना चाहे जितना कठिन हो, पर ये व्यवहारिक व प्रभावी उपाय होना चाहिए। हमारे देश का विशाल आकार, जनसंख्या संरचना की परिवर्तनशीलता, गत्यात्मकता, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली विशाल जनसंख्या, साक्षरता दर, बढ़ती अपराधों की दर तथा राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
इसके साथ ही जाति धर्म क्षेत्र भाषा तथा संस्कृति के आधार जाति धर्म क्षेत्र भाषा एवं संस्कृति के आधार पर मौजूद एवं बढ़ रही विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना भी जरूरी है। उपयुक्त स्वीकार तथा इच्छित चुनाव सुधारों को लागू करने के पहले धन शक्ति के दुरुपयोग तथा इसके विभिन्न आयामों प्रभावों पर गंभीर विश्लेषण करना आवश्यक है। यानी कि मेन बात यह है कि धन शक्ति और बाहुबल पर रोक लगाना होगा, और ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसका प्रयोग करके आप अपने आंसर में गत्यात्मकता प्रभावशीलता वृद्धि कर सकते हैं। और ख़ास कोई इसमें आर्टिकल्स नहीं, एक हम देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका का थोड़ा सा पॉइंट जो है, बहुध्रुवी होती दुनिया में भारत भी दिखाए दम। तो इसके कुछ पॉइंट आपके काम आएंगे, वो आप लिख सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवी हो गई दुनिया अब फिर से बहुध्रुवी होने की ओर अग्रसर है। आप ये जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन तक दो ध्रुव थे, अमेरिका और सोवियत संघ, उसके बाद अमेरिका एक ध्रुव बनकर रहा और अब वर्तमान में पुनः बहुध्रुवी होने की ओर अग्रसर है। कई मामलों में संक्रमण का दौर कहा जा सकता है। करीब 3 दशक पहले शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण से दुनिया का मोहभंग हो रहा है। इसी के साथ अमेरिका से भी मोहभंग शुरू हो गया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई जैसे देशों का चीन की तरफ बढ़ता झुकाव इसी का संकेत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब की यात्रा पर हैं और दोनों देशों के बीच $30 अरब के समझौते की बात की जा रही है। किसे? सऊदी अरब और चीन के बीच। बीते साल चीन और अरब देशों के बीच $330 अरब का व्यापार हुआ, जो 2020 की तुलना में 37% ज़्यादा है। यह आंकड़ा बताता है कि अमेरिका की साख और धाक में चीन से मारी कर रहा है। अरब देशों में अमेरिका का भरोसा कम होना चीन के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका अपने स्वार्थ को हर हाल में सर्वोपरि रखने की कीमत चुकाने की ओर बढ़ चला है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान समर्थक विद्रोहियों के लगातार बढ़ते हमले पर कोई कारगर कदम न उठाने और अफगानिस्तान को अचानक उसके हाल पर छोड़ने से अमेरिका की साख और धाक पर काफ़ी बट्टा लगा है। इसीलिए अब सऊदी अरब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता, वो पूर्व की ओर देखने लगा है। भारत से उसके अच्छे संबंध हैं ही, अब चीन से भी पींगे बढ़ा रहा है। पर्यावरण चिंताओं के कारण दुनिया में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की जरूरत ने भी सऊदी अरब को तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के बारे में सोचने पर विवश किया है। नतीजन खाड़ी देशों का झुकाव तेल के अलावा आय के अन्य विकल्पों की ओर बढ़ा है। पर्यटन और हथियार जैसे उद्योगों में वो संभावना देखने लगा है। चीन इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। ये संक्रमण काल न सिर्फ चीन बल्कि भारत के लिए मौखिक तरह विस्तारवादी नीति के कारण चीन से पींगे बढ़ाना सऊदी अरब या अन्य खाड़ी देशों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ये भारत के लिए भी ठीक नहीं होगा। श्रीलंका की स्थिति हम देख ही रहे हैं कि किस तरह एक बंदरगाह लीज पर लेकर चीन हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन की ढहती दीवारों से द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को गति मिलने लगी है। ऐसे में चीन जैसे विस्तारवादी देश कहीं दुनिया के लिए नया खतरा न बन जाए, ये सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए दुनिया का बहुध्रुवी होना एक जरूरी शर्त है। इसलिए भारत को भी एक ध्रुव बनना होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।